एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैग्ना आस्था और नोबेल ब्लैक बुल के बेस पहुंच जाते हैं और कैप्टन यामी उनकी बातें सुनकर हंस रहे होते हैं। तब आस्था पूछता है, क्या ये सच में हंसने का टाइम है? यही के मरने पर उदास होना चाहिए? तब मैग्ना कहता है, बिल्कुल नहीं सही, सबको हंसते हुए देखना चाहते थे, इसलिए हमें हंसना चाहिए, तो चलो सभी लोग हंसो। और हम देखते हैं मैग्ना करो, सह के साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम तीनों ने विलेज को बचा लिया है, तो इसलिए प्राउड करो। तब आस्था मैग्ना से पूछता है, आखिरकार तुम अपने हाथों से ये कौन सा साइन बना रहे हो? तब मैग्ना कहता है, और ये तीनों फिंगर क्लोवर को इंडिकेट करती है, तो चलो अब तुम भी इसे ट्राई करो। और तब हम देखते हैं फिनल और वेनिसा भी वापस आ जाते हैं। और तब फिनल कहता है, कैप्टन हम अभी अभी मैजिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तो फिर तुम्हें क्या पता चला? तब मैग्ना कहता है, क्या तुम्हें पता चला कि यह सब कुछ किसने किया है? मैं उसे मारने के लिए बहुत उतावला हूं। तो वेनिसा कहती है, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर उस वॉच को देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई हाई स्टेटस का आदमी था। और तब हम देखते हैं उस एंटी बॉयड को देखकर नोबेल और वेनिसा दोनों खुश हो जाते हैं, पर आस्था उसे मारने के लिए उतावला हो जाता है और नोबेल उसे रोकने लगती है। और तो वो दोनों उस बिल्डिंग को तबाह करने लगते हैं, जिससे कैप्टन यामी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अब इस इन्वेस्टिगेशन को मैजिक डिपार्टमेंट पर ही छोड़ दूं और गुड न्यूज आने का वेट करूं, पर अभी के लिए मेरे पास आप सब के लिए एक गुड न्यूज है। तुम्हारे सोर्सेज विलेज के काम के लिए विजिट किंग ने तुम्हें एक स्टार दिया है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार यार ये स्टार किस लिए है? तो वेनिसा कहती है, जो मैजिक नाइट अच्छा काम करता है उसे विजिट किंग की तरफ से एक स्टार मिलता है, और ये कंपटीशन के लिए भी है, और ये सभी मैजिक नाइट स्क्वाड्स को दिए जाते हैं। तो फैनल कहता है, जीस मैजिक नाइट स्क्वाड के पास जितने ज्यादा स्टार्स होते हैं उसका मतलब होता है उन्होंने उतना ज्यादा अचीव किया है। तो वेनिसा कहती है, और इस गोल्डन डॉम के पास सबसे ज्यादा स्टार्स है, जो कि है टोटल 70। तब आस्था कहता है, तो फिर हमारे पास कितने स्टार्स हैं? हम इतना भी गोल्डन डॉन से ज्यादा पीछे नहीं होंगे। तब कैप्टन यमी कहते हैं, इस स्टार को मिलाकर अब हमारा स्कोर -30 है, और हमें बस 100 स्टार्स और चाहिए गोल्डन डॉन तक पहुंचने के लिए, जिसे सुनकर आस्था शॉक हो जाता है। और तब कैप्टन यामी सभी को इस महीने के पैसे देते हैं, और सभी लोग खुश होकर अपने अपने काम की बातें करने लगते हैं, और उन्हें एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। तब आस्था कहता है, ये वो ब्यूटीफुल लेडी है जिससे मैं एक दिन शादी करना चाहता हूं। तब नोबेल कहती है, पर सिस्टर्स कभी किसी से शादी नहीं कर सकती। तब आस्था कहता है, मैं किसी तरह से इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दूंगा। तब वेनिसा पूछती है, तो अब तुम इस मनी का क्या करने वाले हो? तब आस्था कहता है, मैं इस मनी को अपने विलेज के चर्च में भेज दूंगा। तब मेघना कहता है, ये तुम अच्छा काम कर रहे हो। तब आस्था कहता है, क्या तुम भी अपनी मनी घर भेज रहे हो? तब मेघना कहता है, हाँ बिल्कुल, जब मेरे पास अब की अमाउंट का 100 टाइम्स होगा। तब वेनिसा कहती है, तुम्हें खुद के लिए भी कुछ रखना चाहिए। तब आस्था कहता है, पर मैं इसे इस्तेमाल कहाँ करूंगा? तब वेनिसा उन दोनों को शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है, और तब हम देखती है आस्था अपने घर वालों के लिए लेटर लिख रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि कैसे ये सभी लोग उसका ख्याल रख रहे हैं। और यहां हम देखते हैं मैग्ना उसे अपने फायरवॉल से जला देता है। तब आस्था कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं अगले महीने तक विजिट किंग भी बन जाऊं, और तब आप प्लीज मुझसे शादी कर लेना, और अब मैं आपके लिए अपनी पेमेंट भेज रहा हूं। और तब आस्था लेटर लिखने की बात कहता है। सिस्टर लिली तो इसे पढ़कर रो ही देंगी, और विजिट किंग के कैस्टल को देखकर सोचता है, तो ये है विजिट किंग का कैस्टल, पता नहीं विजिट किंग असलियत में कैसे होंगे। और तब हम देखते हैं अगले दिन वेनिसा उन दोनों को शॉपिंग कराने ले जाती है। और तब हम देखते हैं जैसे ही आस्था नोबेल को पकड़ने लगता है, नोबेल उसे धक्का मारकर नीचे फेंक देती है। और तब हमें बताया जाता है जहां वेनिसा उन्हें लेकर जारी होती है, वो जगह कॉमनवेल में होती है जहां पर कॉमनर्स रहते हैं। और तब आस्था अपने कंपटीशन के दिन को याद कर रहा होता है और सोचता है कितना मजा आएगा अगर चर्च के सारे लोग यहां होंगे। और तब हम यहां देखते हैं गोश अपनी बहन के लिए कपड़े लेकर जा रहा होता है, जिसे देखकर वो तीनों हैरान हो जाती के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है, पर वो लड़की उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। और यहां हम देखते हैं आस्था बहुत एक्साइटेड होता है, और यहां कुछ लोग ब्लैक बुल्स के बारे में बुरा कह रहे होते हैं। और तब हम देखते हैं
वेनिसा अपनी शॉपिंग करके उन दोनों को ब्लैक मार्केट ले जाती है और कहती है, ये जगह थोड़ी डेंजरस है, पर यहाँ पर बहुत अमेजिंग मैजिक आइटम्स मिलती हैं। तो वेनिसा नोबेल को कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें अपना मैजिक कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद तुम्हें यहाँ कोई ऐसी मैजिक आइटम मिले जो कि तुम्हारी मदद कर सके, और क्या पता यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे तुम अपनी मैजिकल पावर को कंट्रोल कर पाओ। और यहाँ हम देखते हैं मैग्ना अपने पैसों को बढ़ाने के लिए यहाँ गैम्बलिंग करने आया होता है, और तब हम यहाँ देखते हैं सके भी गैम्बलिंग में हारकर वापस जा रहा होता है और कहता है, एक मैजिक नाइट को एक मामूली से चोर को पकड़ना पड़ रहा है। ये कितना बेकार काम है। मुझे तो लगा था ग्रीन मेंटर्स में आकर मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा, पर ये मैजिक नाइट स्क्वाड भी कितनी बेकार है। आखिरकार एक इंसेक्ट कौन बनना चाहता है, और जब वो लोग मिशन पर जाते हैं तब वो मुझे चारे की तरह यूज करते हैं। और तब हम देखते हैं नोबेल जैसे ही एक मैजिक आइटम को पहनकर अपना मैजिक यूज करने लगती है। उसका मैजिक सैकी से जाकर टकरा जाता है। तब सैकी उन दोनों के सामने अपना इंप्रेशन बनाने लगता है और नोबेल उसका मजाक उड़ाती है। और तब हम देखती है आस्था भी कुछ बेकार सा खरीद कर वहां आ जाता है और एक्साइटेड होने लगता है, जिसे देखकर सकी शॉक हो जाता है। तो सैकी सोचता है, ये दोनों ब्यूटीफुल वुमेन्स इसके साथ है, अब तो मुझे इससे जेलेसी हो रही है और मेरा ग्रीन मेंटिस में आना भी इसकी ही गलती है, और अब मैं इससे इसका बदला लेकर रहूंगा। और तब हम देखते हैं एक चोर एक बूढ़ी औरत का सामान लेकर भाग जाता है और आस्था भी उसके पीछे भागने लगता है। तब सेके कहता है, आस्था, मैं तुम्हें पूरा श्रेय नहीं लेने दूंगा, मैं भी आ रहा हूं। और वो भी अपना मैजिक यूज करके आस्था के पीछे पीछे चला जाता है। और तब हम देखते हैं वो पर्सन क्लाउड के ऊपर बैठकर भाग रहा होता है, पर आस्था भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। और तब वो पर्सन कहता है, आखिरकार ये मुझ तक पहुंच कैसे रहा है, मैं तो उड़ रहा हूं और ये तो बस भाग रहा है। तब आस्था कहता है, मैं इसे तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक मैं इसके बादल का कुछ नहीं कर देता। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार को उसके ग्राउट की ओर फेंकता है, जिससे उसका मैजिक टूट जाता है। और तब वो पर्सन नीचे उतर जाता है और आस्था जैसे ही उस पर हमला करने लगता है, वो पर्सन वहां से भाग निकलता है। और तब सेके उस पर्सन को नीचे गिरा देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तब वो पर्सन उसे चाकू मारकर कहता है, मुझे ये हंसी बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तब सेके सोचता है, क्या मैं इस पॉइजन की वजह से मरने वाला हूं? चाहे मैं इसे जितना मर्जी हेड करता हूं, पर मुझे इसे जिम्मेदारी देनी ही होगी। और तब वो आस्था से कहता है, तुम ही वो हो जिसने मुझे हराया था, तो तुम्हें अब हम दोनों के लिए जीना होगा, तुम्हें मेरे सपने को भी पूरा करना होगा। और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब आस्था उसके एक कराटे मार के कहता है, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम्हें अपना सपना खुद पूरा करना होगा। तब वैनिसा कहती है, इस पॉइजन से तुम मरने नहीं वाले और तुम इस दवाई से अभी ठीक हो जाओगे। और तब सैकी उस पर्सन को लेकर वहां से चला जाता है और तब बाकी सभी लोग उस बूढ़ी औरत को उसका सामान वापस दे देते हैं। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, एक स्वर्ड जो किसी भी मैजिक को काट सकती है, मैंने अपनी जिंदगी में इसे पहली बार देखा है। और तब वो बूढ़ी औरत एक बार में कॉन्वर्ट हो जाती है। और तब वो पर्सन कहता है, यामी ने तो सच में अपने लिए कुछ अलग ही चुना है। और तब एक पर्सन उसके सामने आ रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं विजार्ड किंग है और वो शहर में नए नए मैजिक ढूंढ रहा है। तब मार्क्स कहता है, और आपको ये करना शोभा नहीं देता? तब विजिट किंग कहते हैं, अलग अलग मैजिक देखना बहुत मजेदार काम है, तो तुम अब शांत रहो। और विजिट किंग यू नो को देखकर एक्साइटमेंट में उसके पीछे चले जाते हैं। और तब हमें क्लाउस बताता है, इस बार गोल्डन डॉन में 2 नए चेहरे आए हैं। पहला है यू नो और दूसरी है मिमोसा, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। और हमारा पहला मिशन है सलीम डी हैट्स को प्रोटेक्शन देकर सही सलामत उसके घर पहुंचाना। तब यहाँ क्लास पूछता है, हम एक नोबेल के सन को हार्ड किंगडम क्यों लेकर जा रहे हैं? और मैंने इस नोबेल के बारे में सिर्फ नेगेटिव थिंग्स भी सुनी है कि ये पैसों के दम पर अपना रोब दिखता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, शायद उन्हें इसी वजह से अपने बच्चे की चिंता है। तब क्लास कहता है, पर उनके पास भी तो बहुत ताकतवर जादूगर है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, शायद उन्हें लगा एक मैजिक नाइट का होना ज्यादा सुरक्षित है। ये नोबेल हर साल मैजिक नाइट में बहुत सारा डोनेशन देता है, जिस वजह से हम इसे मना नहीं कर सकते। तो हमें वो सारी चीजें करनी होंगी जिससे क्लोवर किंगडम को फायदा हो
और न्यू स्टूडेंट्स को भी साथ ले जाऊं और उनका ध्यान रखना। तब यहाँ क्लास सोचता है, सलीम यू नो की वजह से हार गया था, जिसकी वजह से वो मैजिक नाइट में सिलेक्ट नहीं हुआ, तो आखिरकार इसने योनो को अपना बॉडीगार्ड क्यों चुना है। और तब सलीम योनो को बुलाकर कहता है, आखिरकार तुम इतने खड़ूस मूड में क्यों हो? मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड इसलिए चुना है क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। तो तुम विजिट किंग बनना चाहते हो ना? तो योनो कहता है, तुम्हें कैसे पता? तब सलीम कहता है, सभी कैप्टन ने तुम्हारे लिए हाथ खड़ा किया था और तुम किसी भी स्क्वाड में जा सकते थे और तुमने गोल्डन डॉन चुना। इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हारा एम्बिशन बहुत बड़ा है और मुझे पता है कि तुम्हारा नाम बहुत जल्द चारों तरफ सुनाई देगा और मुझे पता है तुम विजिट किंग जरूर बनोगे। तो अब हमारे पास हार्ड किंगडम पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम है, तो चलो अपने बारे में कुछ बताओ। और तब यू नो अपने बारे में बताने लगता है। तब यहाँ क्लाउड सोचता है, यहाँ कितनी शांति है, पर मेरे हिसाब से इनकी फैमिली में कोई तो ऐसा होगा जो कि टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता हो, तो इन्होंने बॉडीगार्ड क्यों मांगे? और वो भी हम 3। अगर इन्हें इतना ही खतरा लग रहा था तो इन्हें और भी ज्यादा क्वांटिटी में बॉडीगार्ड चुनने चाहिए थे। और तब वहां काले बादल आ जाते हैं और तब यू नो उसे चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। और तब हम देखते हैं कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं और तब हम देखते हैं यू नो उनके साथ लड़ते हुए नीचे गिर जाता है, पर वो गिरते हुए भी उन लोगों को हरा देता है और वापस अपने झाड़ू पर खड़ा हो जाता है। और तभी क्लाउड सोचता है, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सलीम के पीछे आए हैं। और तब यहां सलीम यू नो की तारीफ करने लगता है और उसके विलेज जाने के लिए कहने लगता है। तब क्लाउस कहता है, इसमें बहुत खतरा है, अगर उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं। तब सलीम कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मेरे पीछे कोई भी आए, तुम तीनों उसे हरा ही दोगे। और वैसे भी मुझे यकीन है कि यू नो भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए एक्साइटेड होगा। और तब सलीम विजिट किंग और उस कल को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। तब वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं और तब सिस्टर लिली यू नो को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, तुम तो पहले से भी ज्यादा मैच्योर लग रहे हो, तो फिर तुम आज यहां क्या करने आए हो? तब यू नो कहता है, हम बस एक मिशन पर जा रहे थे, अब थोड़ी देर के लिए यहां रुक रहे हैं। और तब क्लाउड्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। तब सिस्टर लिली कहती है, मैंने आपके बारे में यू नो के लेटर्स में पढ़ा था। तब क्लाउड्स कहता है, आखिरकार तुम मेरे बारे में उन लेटर्स में लिख क्या रहे थे? यू नो उसकी बात को इग्नोर करता है और तब मेमोसा भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब सिस्टर लिली कहती है, मैंने भी तुम्हारे बारे में यू नो के लेटर्स में पढ़ा है। और तब हम देखती हैं यू नो फिर भी कोई जवाब नहीं देता और तब सलीम भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है और सिस्टर लिली उसे अपने करीब आते देखकर उसे अपने मैजिक से उड़ा देती है। और तब फादर और बच्चे भी उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और तब बच्चे आस्था के बारे में पूछने लगते हैं। तब फादर कहते हैं, क्या तुम आज रात रुक रहे हो? पर क्लाउस मना कर देता है और सलीम थोड़ी देर के लिए वहां रुकने के लिए जिद करने लगता है। और तब सभी लोग अंदर जाने लगते हैं और मेमोसा चर्च की तारीफ कर रही होती है, जिसे सुनकर फादर हैरान हो जाते हैं। और तब क्लाउस कहता है, आखिरकार मैं इस जगह पर आ कैसे गया? और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे की कहानी हम दूसरे एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीबॉडी। और यार, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर देना। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है।